महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय की एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। अब महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है ये सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता, महात्मा गांधी का जन्म पूरे दुनिया में मनाया जाता है। अब चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, उन्होंने सारे जीवन अहिंसा का पालन किया है और वह अहिंसा को ही सर्वोपरि मानते थे, इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और ये इस पोरबंदर रियासत के दीवान थे। दीवान मतलब उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो गांधी जी जो है बचपन से ही काफी संपन्न परिवार से संबंधित थे। फिर इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी माँ जो है वो काफी धार्मिक किस्म की महिला थी। इनका ज्यादातर समय जो है वो धार्मिक कार्यक्रमों में ही बीतता था और इसका प्रभाव गांधी जी के ऊपर भी बहुत पड़ा। गांधी जी बचपन से ही काफी धार्मिक किस्म के व्यक्ति भी थे। फिर करमचंद गांधी की चौथी पत्नी के सबसे छोटे बेटे थे। मतलब गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, उसकी इससे पहले भी 3 शादियां हुई थी, परंतु उनकी पत्नियां किसी कारणवश जीवित नहीं रह सकी। तो गांधी जी जो थे ये अपने पिता करमचंद गांधी की चौथे नंबर की पत्नी के सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी के बड़े भाई बहन भी थे। गांधी जी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था रलियत और इनके 2 बड़े भाई थे, एक का नाम था लक्ष्मीदास और दूसरे का नाम था कृष्णदास। अब चूंकि गांधी जी जिस समय में थे उस समय पर भारत में बाल विवाह की परंपरा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो उसी परंपरा के तहत गांधी जी का विवाह भी बहुत कम उम्र में हो गया था। जब गांधी जी की उम्र मात्र 13.5 वर्ष की थी तब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। कस्तूरबा गांधी भी जो थी ये पोरबंदर के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी बेटी थी और कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी उम्र में। मतलब गांधी जी 13.5 वर्ष के थे और कस्तूरबा गांधी की जब शादी हुई तो उनकी उम्र 14 वर्ष थी। अब चूंकि कम उम्र में शादी हो गई थी तो इनके बच्चे भी जल्दी हुए। जब गांधी जी की उम्र महज 15 साल थी तब गांधी जी की पहली संतान हो गई, परंतु कुछ कारणवश वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकी। इसके बाद गांधी जी के 4 और बेटे हुए जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। अब उनके ज्यादातर जो परिवार के लोग हैं ये भारत में कम रहते हैं, भारत से बाहर विदेशों में ज्यादा रहते हैं। फिर यदि भोजन की बात करें तो गांधी जी जिस समाज के बीच में रहा करते थे पोरबंदर में, वहां पर जैन समाज का बहुत अधिक प्रभाव था। तो गांधी जी के ऊपर जैन समाज का अधिक प्रभाव होने की वजह से गांधी जी शुरुआत से ही शाकाहारी प्रवृत्ति के थे और जैन समाज में अहिंसा का भी बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए गांधी जी के स्वभाव पर अहिंसा का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा और ये प्रभाव आगे चलकर उनके पूरे जीवन में देखने को मिलता है। गांधी जी शुरुआत से ही अहिंसा को बहुत ज्यादा अपने जीवन में माना करते थे और गांधी जी वैसे तो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, लेकिन क्या था कि गांधी जी ने अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सभी धर्मों का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने कुरान का, बाइबल का और अन्य धर्मों की जो भी किताबें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उन्होंने सभी किताबों का बहुत ज्यादा अध्ययन किया ताकि ये सभी धर्मों के सार को गहराई से समझ सकें। अब यदि हम गांधी जी की शिक्षा की बात करें कि गांधी जी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और कैसे प्राप्त की, तो हम ये ध्यान रखें कि गांधी जी पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा तेज व्यक्ति नहीं थे कि अपन कहें कि गांधी जी पढ़ाई में हमेशा 80-90% लाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय पर जो पढ़ाई हुआ करती थी वहाँ पे परसेंट का इतना महत्व नहीं था कि आपके 90% आना चाहिए, चाहे जैसे आए, रट के आए, नकल करके आए, कैसे भी करके आए। तो गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, पढ़ाई में एक साधारण किस्म के व्यक्ति थे कि जो भी पढ़ते थे समझ के पढ़ते थे और सिर्फ परीक्षा में पास होने का उद्देश्य लेकर नहीं पढ़ते थे। तो यदि गांधी जी की अपन बात करें तो उनके अंदर जो समझदारी आई वो धीरे धीरे आई समय के साथ। वह बस अपनी पढ़ाई करते गए और जैसी परिस्थितियां आती गई उस हिसाब से उनकी बुद्धि का विकास होता गया और वह ईमानदारी से अपने कामों को करते रहे। तो मुख्य चीज थी कि वह ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें यदि स्कूल की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल था इन्होंने पोरबंदर में रह के ही किया।
इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की हाई स्कूल की पढ़ाई राजकोट जाकर की। फिर ये कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भावनगर में कॉलेज था, श्यामल दास कॉलेज, यहाँ पर गए। परंतु यहाँ पर इनका पढ़ाई में कुछ विशेष मन नहीं था और परिवार का भी एक दबाव था कि यदि आपको आगे चल के रियासत के कामों को और समझना है तो फिर आपको कानून का जानकार बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको भारत से बाहर जाकर कानून की पढ़ाई करनी होगी और आपको बैरिस्टर की पढ़ाई करनी होगी। तो उसी की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जाकर पढ़ाई की और यही पढ़ाई कर ये आगे चल के बैरिस्टर बने। तो गांधी जी ने अपनी सारे जीवन जितनी भी पढ़ाई की उसको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई की, कभी भी परसेंट के लिए या केवल दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं की। अब यदि महात्मा की उपाधि की बात की जाए तो इस महात्मा की उपाधि को लेकर अनेक लोगों में अलग अलग किस्म के मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि राजवैद्य जीवराम कालिदास जी के द्वारा दी गई थी, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मत है कि स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया गया। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा सन 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत इस बात को लेकर है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को सबसे पहले किसने दी। खैर मत कोई भी हो, एक बात तो पक्की है कि गांधी जी वास्तव में एक महात्मा थे और उन्होंने अपना सारा जीवन एक महात्मा की तरह ही बिताया है। लंदन में अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ पर भी वकालत की शुरुआत की, लेकिन भारत में उनका वकालत का काम कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। इसी दौरान जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी के द्वारा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। और जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और कुछ समय रहने के बाद उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि वहाँ रहने वाले नागरिकों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। तो गांधी जी ने उन नागरिकों को उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई आंदोलन किए और इन सभी आंदोलनों की प्रमुख बात क्या थी कि ये सभी आंदोलन अहिंसक थे, मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा को वहाँ पर नहीं अपनाया और बिना हिंसा के अहिंसा के माध्यम से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को विवश कर दिया कि वह भारतीयों को उनके अधिकार दें। इसके बाद गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक अपने दक्षिण अफ्रीका में रहे और सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ भारतीयों की स्थिति काफ़ी खराब है और उन्होंने भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले 4 साल तक भारतीयों की दशा का अध्ययन किया कि भारतीयों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं। और इन समस्याओं को देखने के बाद गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह आंदोलनों की शुरुआत कर दी, ठीक, जिसका वो प्रयोग पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ अलग अलग तरह से आंदोलनों की शुरुआत की। इसमें सबसे पहला आंदोलन उनका कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। इसी प्रकार खेड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसे कई सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए और इन आंदोलनों को करने के दौरान महात्मा गांधी को कई बार जेल का सामना करना पड़ा, कई बार उनको जेल जाना पड़ा, जहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, परंतु गांधी जी ने उन सभी यातनाओं का बहुत ज़्यादा मजबूती से डटकर सामना किया। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए सभी आंदोलनों की एक खास बात क्या थी कि वो सभी आंदोलन अहिंसक थे। भारत के और भी हिस्सों में कई तरह से लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे परंतु उनके रास्ते हिंसा के थे, तो गांधी जी ने कभी उन लोगों का समर्थन नहीं किया और वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलकर जो है देश को आज़ाद कराने का प्रयास करते रहे। वैसे तो गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी काम किए वो भारत की भलाई के लिए किए, परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो भी काम करे वह हर किसी को पसंद आए। तो गांधी जी ने जितने भी निर्णय लिए उनमें से एक निर्णय था भारत के विभाजन का। सन 1947 में जब देश आज़ाद होने वाला था
तब उन्होंने देश को दो हिस्सों में बांटने का निर्णय किया। एक हिस्सा कहलाएगा हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। तो गांधी जी के द्वारा किया गया यह निर्णय भारत के कुछ लोगों को तो अच्छा लगा, परंतु बहुत से लोग ऐसे थे भारत में जिनको यह निर्णय पसंद नहीं आया। तो ऐसे में ही एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, जिसको यह निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर उसने गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी। जिसके बाद आगे चलकर नाथूराम गोडसे के ऊपर केस चला और उसको भी फांसी की सजा हो गई। गांधी जी की समाधि आज भी राजघाट के नई दिल्ली में बनी हुई है और जिस समय गांधी जी की मृत्यु हुई उस समय उनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकले थे वो थे हे राम, और उनके मुख से निकले हुए अंतिम शब्द आज भी उनकी समाधि के ऊपर लिखे हुए हैं। गांधी जी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई समाचार पत्रों का संपादन का काम भी सफलतापूर्वक किया। इसके साथ ही गांधी जी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख थी हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, गीता पदार्थ कोश। तो ये चारों किताबें गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं और ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावा गांधी जी के ऊपर भी कई लोगों ने पुस्तकें लिखी हुई हैं। गांधी जी के ऊपर न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी दर्जनों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी ने अपने जीवन को किस प्रकार महानतापूर्वक जिया और समाज की भलाई के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया।